मार्केट में जहाँ चारों तरफ अनसर्टेनिटी है और निफ्टी की बात करते हैं तो अपने हाई से लगभग 12% डिस्काउंट पे यहाँ ट्रेड हो रहा है, 12% नीचे है। देखा जाए तो अपने सपोर्ट पे यहाँ पे जो सपोर्ट जोन था वहां से इसने दो बारी सपोर्ट लिया है, सपोर्ट रेंज में ही अभी ट्रेड कर रहा है। हो सकता है इसको भी वॉयलेट करके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो 15900 का लेवल बनता है उसको टेस्ट करे और यहाँ से वापस से कंसोलिडेशन करे, यहाँ से वापस से रेंज बाउंड ही रहने वाला है मेरे अकॉर्डिंग मार्केट। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे हम लोग एक बेहतरीन स्टॉक को फ़िल्टर आउट करके उसमें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको डिविस लैब के ऊपर बताने वाला हूँ, इसकी फुल एनालिसिस करेंगे हम लोग, इसके फंडामेंटल एस्पेक्ट को जानेंगे, इसके बिज़नेस को जानेंगे, उसके बाद अल्टीमेटली इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे चल के हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है स्टॉक में, क्या हमें अभी इस प्राइस पॉइंट पे इसमें एंटर करना चाहिए और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं इस स्टॉक में, तो क्या उनको अपने पोजीशंस को एग्ज़िट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना ज़्यादा बात किए बिना। डिविस लैब बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी है, 1,08,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ये जो है, ये एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट जिसको एपीआई बोलते हैं, उनमें है ये। फार्मा सेक्टर की वन ऑफ द टॉप कंपनी है ये। अगर आप बात करते हैं 14,000 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं इनके और मोर देन 95 यहाँ पे 95 प्लस कंट्रीज़ में इनका प्रेज़ेंस है। यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जेनेरिक एपीआईज़ में है ये। उसके बाद जो टॉप 5 प्रोडक्ट है इनका, जिसमें से सबसे बड़ा जो इनका प्रोडक्ट है वो इनका मोर देन 47% रेवेन्यू जो है वो टॉप 5 प्रोडक्ट से आता है इनका। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ये लोग बनाते हैं, जिनका नाम यहाँ पे अभी मेंशन्ड होगा, नेप्रोक्सेन करके है इनका ड्रग, जिनसे इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है और वो भी ये लोग मैक्सिमम 85% से ज़्यादा ये लोग आप देख सकते हैं ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं और उसमें भी अगर यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे यूरोप से इनका जो मैक्सिमम 47% का रेवेन्यू आता है, यूएस से 23% का, इंडिया से 15% का और एशिया के ऑल ओवर एशिया की बात करते हैं तो 11% का रेवेन्यू और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4% का रेवेन्यू यहाँ आता है। तो अब जब भी ऐसा सिचुएशन आता है ना कि जहाँ पे रेवेन्यू बाहर की कंट्रीज से आता है, वहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि रुपी डॉलर के टर्म में हमेशा एप्रिशिएट डिप्रिशिएट होता रहता है, जिस वजह से इनका ये एक रिस्क फैक्टर भी समझ लो आप, मेरे अकॉर्डिंग ये है और बहुत सारे एनालिस्ट के अकॉर्डिंग भी है। अगर मैं आपको बता दूं तो पिछले लास्ट कुछ टाइम में रुपी बहुत डिप्रिशिएट हुआ है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। अगर आप देखें तो डॉलर अभी 76.36 की क्लोजिंग दी है अभी यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से लगातार यहाँ पे डॉलर जो है वो एप्रिशिएट कर रहा है रुपीस के टर्म्स में। तो ये चीजें अच्छी नहीं होती है ऐसी कंपनीज के लिए जहां पे ये ज़्यादातर इनका रेवेन्यू जो है वो डिपेंड करता है एक्सपोर्ट के ऊपर। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है जो मैं आपको आगे भी बताऊँगा यहाँ पे। पॉज़िटिव चीज़ की अगर बात करते हैं, पहले पॉज़िटिव फिर नेगेटिव हम लोग सारी चीज़ इसको एनालाइज़ करेंगे। तो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, पहले तो हम लोग इसके बिज़नेस देख लेते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। तो चलिए बिज़नेस में मैं आप इनके वेबसाइट पे आएँगे तो देख सकते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनकी। ऑलमोस्ट 3 जगह पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और आर-एन-डी सेंटर भी 3 जगह पे है। मोर दैन 17,000 एम्प्लॉइज़ हैं इनके और 31 प्लस ईयर से ये लोग इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी तरीके से लीड कर रहे हैं। उसके बाद अगर इसके यहाँ पे मैं आपको रेटिंग्स दिखाऊँ, केयर की रेटिंग है, काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग यहाँ पे एनालाइज़ करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसका जो लिंक है मैं आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पे रेटिंग फैक्टर्स अगर देखें तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एनालाइज़ किया हुआ है चीज़ों को। एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर, लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रूवन स्ट्रॉन्ग आर-एन-डी कैपेबिलिटीज़। तो एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर हैं, उनको पर्सनली इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है कि नहीं और ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, यहाँ पे कोई स्लो डाउन आ जाए तो उस सिचुएशन में कैसे यहाँ पे प्रमोटर कंपनी को मैनेज करते हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाता है। वहाँ पे ये लोग इनका एक्सपीरियंस अच्छे तरीके से काम आता है। तो हमें हमेशा कंपनी में इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म अगर हम सोच रहे हैं, तो अगर उसमें इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा ये देखना चाहिए कि उनके प्रमोटर कैसे हैं, ट्रस्टेबल है कि नहीं, एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं। उसके बाद वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्रेडिटेड बाय रेगुलेटरी एजेंसी, तो ये सब तो चीज़ें हैं ही। उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग देखें, कंफर्टेबल लेवरेज एंड डेब्ट कवरेज इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे ये भी चीज़ अच्छी है। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कंपनी को लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप देखें डिविस लैब होल्ड स्ट्रांग लिक्विडिटी पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय करंट रेशियो ऑफ 5.09x एज ऑन मार्च 31 2020 एज अगेंस्ट 5.46x एज ऑन मार्च 31 2019। तो काफी ज्यादा लिक्विडिटी प्रोफाइल इनकी अच्छी है। उसके बाद वेल डाइवर्सिफाइड मार्केट प्रेजेंस विद मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम रेगुलेटेड मार्केट से इनका मेजर शेयर आता है। टोटल एक्सपोर्ट अकाउंट्स ऑफ 86.9% ऑफ ग्रोस सेल्स इन FY 2020 FY 20। देख सकते हैं यहाँ पे वेल डाइवर्सिफाइड है, out of which major revenue is streamed from Europe and North American markets. Revenue from these regulated markets accounts for 71.4 of gross sales in FY 20। देख सकते हैं अच्छी तरीके से वेल डाइवर्सिफाइड, बट अगेन मैंने बताया आपको रिस्क फैक्टर है यहाँ पे, डाइवर्सिफाइड होने के बावजूद भी रिस्क फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का यहाँ पे थोड़ा सा फंडा आ जाता है, जिस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा कंपनीज को कभी कभी रिस्क उठाना पड़ जाता है और प्रॉफिट एज एक्सपेक्टेड वहां पे नहीं आता है। हेल्दी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन द इंडस्ट्री, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा अमेजिंग है। फार्मा एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 8 से 10%। फार्मा एक्सपोर्ट अभी एक्सपेक्टेड है ग्रो होना ऑन ईयर बेसिस। देख सकते हैं, तो अगर इंडस्ट्री की ही ग्रोथ इतनी है तो कंपनी उसमें अगर मार्केट लीडर है तो उनकी भी ग्रोथ होना लाजमी है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यहाँ पे अब रिस्क की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो वीकनेसेस है इनके प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिस्क अगर आप देखें तो द रेवेन्यू कंसंट्रेशन फ्रॉम टॉप 5 प्रोडक्ट हैज रिमेन स्टेबल फ्रॉम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग 47% ऑफ द सेल्स इन FY 20। तो 47% का जो रेवेन्यू है वो FY 19 और 20 की बात करते हैं तो टॉप 5 प्रोडक्ट से ही आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीजें रिस्की हो जाती है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अगर उन प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है और किसी भी कारण से वो प्रोडक्ट उतना यूज में नहीं आता है, तो बाकी सारे प्रोडक्ट से अगर वापस से रेवेन्यू नहीं आ रहे हैं तो वो एक रिस्क फैक्टर यहाँ पे आ जाता है। जो मैंने आपको नेप्रोक्सेन के बारे में बताया था, ये एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जिससे इनका मैक्सिमम रेवेन्यू ऑलमोस्ट 18% ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग FY 20। 18% सिर्फ और सिर्फ एक ड्रग जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है नेप्रोक्सेन, उनसे आता है। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर यहाँ पे हो जाता है। और यूएस में लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूएस एफडी आप सबको पता है कि वहाँ पे पॉलिसीज गवर्नमेंट के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, और उन पॉलिसी चेंज का असर ये फार्मा कंपनीज को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ जाता है, जिन वजह से इनका स्टॉक प्राइस में ज्यादा मूवमेंट आ जाती है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव नेचर, यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो कैपिटल काफी ज्यादा चाहिए होता है कंपनी को, तो ये भी एक अगेन थोड़ा सा मैं नेगेटिव फैक्टर कहूंगा, क्योंकि कैपिटल साइकिल रिमेन एलोंगेटेड एज टू 222 डेज का इनका कैपिटल यहाँ पे साइकिल है। तो ये क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में क्या होता है, कैपिटल बहुत ज्यादा इन्फ्यूज करना पड़ जाता है कंपनी में, लेकिन इतना ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूज करने के बावजूद जो रिटर्न बना करके देती है कंपनी, उस पे मैं पर्सनली बहुत ज्यादा बुलिश हूं। देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, दैट इज अमेजिंग थिंग। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन आ जाती है कंपनी में। खैर उस पर हम लोग बात करेंगे बाद में। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत इसका रेटिंग एनालाइज किया। रेगुलेटरी रिस्क आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेना, मैंने पढ़ के एनालाइज किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स तो हर कंपनी में होती है ना, तो इस पे हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी की अगर बात करते हैं स्टॉक प्राइस की, तो ऑलरेडी बहुत अच्छे डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। खैर उस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे कि ट्रेडर्स को कहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए और इन्वेस्टर्स के लिए कहाँ पे एंट्री बनाना सही रहेगा। तो वो एक हम लोग अच्छे से बात कर लेंगे उस चीज़ पे। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, ठीक है। पहले तो हम लोग इसके यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट कैप। मैंने आपको बताया 1,08,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। स्टॉक पी 42.3 का थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग सकता है, बट मार्केट लीडर कंपनी है, अपने आप में एक ब्रांड है, तो थोड़ा सा आपको प्रीमियम पे करना पड़ जाएगा इस पे। बट स्टिल अभी अपने हाई से काफी ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। मैंने आपको बताया डेविस लैब, इसने जो हाई लगाया था उससे ऑलमोस्ट ये मोर देन 20% पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे 5420 का हाई लगाया था इसने, और अभी देखें तो ये ऑलमोस्ट 4094 पे ट्रेड हो रहा है। मतलब सिंपली यहाँ पे आपको 24% के डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, और या 24% के डिस्काउंट पे ये ट्रेड हो रहा है। तो चलिए चल के इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। स्टॉक पी उस हिसाब से उस वक्त तो बहुत ज्यादा था, बट अभी आपको बहुत फेयर वैल्यूड मैं कहूंगा इस स्टॉक को। अच्छे तरीके से यहाँ पे वैल्यूएशंस इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि अभी मार्केट काफी ज्यादा प्रेशर में है। निफ्टी भी काफी ज्यादा गिर गया है। अगर निफ्टी फार्मा की ही बात करते हैं अगर आप, तो निफ्टी फार्मा भी लगातार जनवरी के बाद से डाउन ट्रेंड में ही मुझे देखने को मिलता है। सीएनएक्स फार्मा की अगर बात करते हैं तो उस वजह से ये स्टॉक भी प्रेशर में था और काफी ज्यादा डाउन डाउन ट्रेंड में ही। आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये जनवरी के बाद से ही ये डाउन ट्रेंड में है और अच्छी खासी यहाँ पे एक रिकवरी आई थी बट उसके बाद से अगेन ये क्राइसिस आ गया, जिस वजह से ये इसने अच्छी रिकवरी नहीं दिखाई। तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग इसके आरओसी की बात करें, मैंने आपको बताया 32% का इनका आरओसी ये है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% एंड अबव इज़ अ डिसेंट नंबर। यहाँ पे तो आपको 32, हालाँकि एक कैपिटल इंटेंसिव इतना ज़्यादा कैपिटल कंपनी में इन्फ्यूज़ किया जाता है, उसके बावजूद भी 32% का रिटर्न बना करके दे रही है, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 23.9% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है, तो रिटर्न वाइज़ कंपनी बहुत अच्छी है। डेट बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, यहाँ पे ये गोल्ड स्टैंडर्ड यहाँ पे मुझे स्टॉक कहूँगा, क्योंकि डेट नहीं है कंपनी के पास, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा सिचुएशन वरीसम नहीं है बिल्कुल भी। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं, 0.49% का डिविडेंड यील्ड है। मतलब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक प्राइस एप्रिशिएट डिप्रिशिएट हो, उसके बावजूद भी आपको डिविडेंड मिल रहा है। एज एन इन्वेस्टर आप हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करें जहां पे आपको एक रेगुलर इनकम के तौर पे आपको डिविडेंड मिलता रहे, तो वहां पे भी कंपनी निराश नहीं करेगी, आपको आपको डिविडेंड मिलेगा। कॉन्स के नाम पे यहाँ पे स्टॉक बस एक कॉन है यहाँ पे दिया है इन्होंने, वो भी मशीन जनरेटेड है कि अपने बुक वैल्यू से 10 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर ऐसा कंपनी है तो बुक वैल्यू से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रोज यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया डेट फ्री है, डेट कम भी किया है, डिविडेंड दे रही है, उसके बाद सेल्स ग्रोथ भी ठीक-ठाक है पिछले 10 सालों में। तो ये सारे इनके प्रोज़ हैं। उसके बाद अगर पीयर कंपैरिज़न करेंगे तो बाकी सारे पीयर्स से ये थोड़ा, अगर ग्रैन्युअल्स और जुबिलेंट फार्मा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, तो उनसे थोड़ा महँगा पे मिल रहा है। ग्लैंड फार्मा और इसका ऑलमोस्ट पीई सेम चल रहा है, बट अगेन इससे कंपेयर नहीं करना है। आप देख सकते हैं मार्केट कैप में सबसे बड़ी, बाकी पीयर्स में ये सबसे बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे ये चीज़ एक एडवांटेज है। उसके बाद अगर सेल्स की बात करते हैं तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं इसके, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर 21 का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है, 902 करोड़ का नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन इन्होंने पोस्ट किया है, वेरी गुड थिंग। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें ना, तो 2000 मार्च 2010 में जहां 942 करोड़ का सेल्स होता था, वहां ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 8232 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है। तो सेल्स के नंबर हैं बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। मीडियन सेल्स ग्रोथ आपको बताया गया है यहाँ पे कितना है, ऑलमोस्ट 10% का मीडियन सेल्स ग्रोथ बताया गया है। और इंडस्ट्री का मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्री ही आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट की जो बात करते हैं 8-10% से, तो वही बढ़ने वाला है, तो वहां पे भी स्टेबिलिटी हमें अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 41%, 40% और अभी 44% का इन्होंने पोस्ट किया है। काफ़ी अच्छे मार्जिन पे काम करती है कंपनी। एक्सपेंसेस में कौन-कौन से मेजर एक्सपेंस अगर देखना चाहें आप, तो मेनली तो मटेरियल कॉस्ट ही आता है, उसके बाद एम्प्लॉयी कॉस्ट आता है इनका। ओके, एम्प्लॉयी कॉस्ट भी इन्होंने कुछ कम किया है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे 11.27% का, जहाँ सितंबर 2021 में एम्प्लॉयी कॉस्ट ये लोग पे कर रहे थे, वहाँ 9.81%, मतलब एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ गई है इनकी। ये साफ-साफ देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों में। उसके बाद नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है, 292 करोड़ से बढ़ कर के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है। अच्छा, ये तो मैं क्वार्टरली देख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मार्च 2010 से अगर देखें, 340 करोड़ से बढ़ कर के 2568 करोड़ का बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ये नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन है ये। उसके बाद अगर बेसिक यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें कि वो सब तो ठीक है भैया, बट हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इसका, कि हम इसमें इन्वेस्ट करें, स्टॉक प्राइस ने क्या ग्रोथ दिखाई है। तो अगर आप 10 साल का देखें तो 10 साल में 27% की सीएजीआर, स्टॉक प्राइस सीएजीआर, ये हर साल कंपाउंड हुआ है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि इंडेक्स को ही बीट करना पर्सनली किसी फंड मैनेजर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप सिंपली ऐसे ऐसे स्टॉक्स चुने जिसने पिछले 5-10 सालों में इंडेक्स से ज़्यादा 25+% का सीएजीआर ग्रोथ दिया है, अलोंग विथ डिविडेंड, स्टॉक प्लेट्स एंड बोनसेस। उन सबको छोड़ के यहाँ पे आपको सिंपली स्टॉक प्राइस का जो सीएजीआर है वही 27% का है पिछले 10 साल में। 5 साल की बात करें तो 40% का सीएजीआर है, लास्ट 3 साल में 35% का सीएजीआर और 1 साल में 17% का सीएजीआर इन्होंने दिया है, बहुत ही बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20+% का इनका है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इनका अमेजिंग है, सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, बढ़िया है।
बैलेंस शीट में देखें तो कोई कमी नज़र नहीं आती है, बोरोइंग्स बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे 4 करोड़ की बोरोइंग्स है। प्रोमोटर का रिजर्व्स लगातार बढ़ रहा है, 9876 करोड़ का मतलब लिक्विडिटी प्रोफाइल मैंने आपको बताया, प्रमोटर के पास भर-भर के पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सीडब्ल्यूआईपी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लगातार अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं ये लोग, फिक्स एसेट्स भी यहाँ पे ग्रो हो रहा है। 3704 करोड़ से 4118 करोड़ का इनका फिक्स एसेट हो गया है। कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो तो इस बार बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे 19,1987 करोड़ का नेट कैश फ्लो इनके पास बच गया है। यहाँ पे 1947 करोड़ का, हालांकि इन्होंने अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब वापस से कंपनी में कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, दैट्स व्हाई नेट कैश फ्लो बच गया है। ये करना भी जरूरी होता है क्योंकि जो भी कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश आ रहा है वो वापस से कंपनी में इन्वेस्ट भी करना होता है, बट ऑलरेडी इनकी इफिशियंसी टॉप लेवल की जा चुकी है, तो वो लोग अपना समझदारी से ये यहाँ पे वापस कंपनी में इन्फ्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नेट कैश फ्लो भी अच्छा है, कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश आता है वो कैश आता है इनके पास, एक्चुअल में आता है, वो चीज़ें कैश फ्लो में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 52% की शेयर होल्डिंग यहाँ पे प्रोमोटर के पास है, ठीक है, बढ़िया शेयर होल्डिंग है। एफआईआईज के पास जो भी टॉप एफआईआईज है उनके पास गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल यहाँ पे उनके पास 1% यहाँ पे इनके पास है। डीआईएस में यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी, एलआईसी के पास इनके मेजर मेजर स्टेक 4%, 3% एक्सिस के पास, रिलायंस के पास यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है, बट एलआईसी के पास यहाँ पे 2.03% की यहाँ पे स्टेक है। पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 11% की स्टेक है, यहाँ पे भी कुछ इन्वेस्टर्स के पास होगा तो ऑलमोस्ट 10% का आप सोचे कि पब्लिक के पास 10% के आसपास की स्टेक है इसमें। तो बिल्कुल, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। बिज़नेस वाइज़ कंपनी अमेज़िंग है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। फ़ाइनेंशियल्स में जो भी चीज़ें बिज़नेस में हो रही है, फ़ाइनेंशियल्स में अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है और अपने वैल्यूएशन को भी कंपनी जस्टिफ़ाई कर रही है यहाँ तक, तो आपको भी समझ में आया होगा। अब चल के इसके टेक्निकल चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है स्टॉक में और हमें इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले तो मैं सिंपली आपको बता दूँ कि ये इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न मैंने डेली टाइम फ्रेम का खोल लिया है और ये जो ब्लू वाली लाइन है इसका 200 पीरियड मूविंग एवरेज है। आप शुरू से उठा करके अगर देखें स्टॉक को तो ये अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करता है, इसको एज एन सपोर्ट यहाँ पे बनता है, सपोर्ट लेकर के ऊपर चला जाता है। सपोर्ट लिया इसने, सपोर्ट लिया इसने, फिर वापस से जभी भी ये इसके करीब आया 200 पीरियड मूविंग एवरेज के तो यहाँ पे फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, स्टॉक प्राइस अप ट्रेंडिंग यहाँ पे, ट्रेंड तो अभी तक अप ट्रेंडिंग ही था। वापस से एक करेक्शन यहाँ पे आई थी, उसके बाद जो करेक्शन आई वो यहाँ पे उसके बाद से अभी फिलहाल स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। लॉन्ग टर्म अगर ट्रेंड देखें तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लगा लिया, वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, बट यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज मैं आपको मूविंग एवरेज के बारे में बता रहा था कि ये स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे हमेशा ज्यादा देर तक नहीं रहता है। यहाँ पे अगेन मूविंग एवरेज पे आया, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर ही जाने वाला था कि मार्केट में स्लो डाउन आ गया। मैंने आपको बताया फार्मा सेक्टर भी जनवरी के बाद काफी नीचे है। निफ्टी इटसेल्फ इज गोइंग डाउन क्योंकि यहाँ पे अनसर्टिनिटी इतनी है मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, एफआईआईज लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। उधर यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ गया, बॉन्ड यील्ड्स का इशू आ गया, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो गए हैं उधर लगातार अनाउंस हो रहा है, जिस वजह से मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच हमें एक देखने को मिला है एफआईआईज की तरफ से, दैट्स व्हाई ये सारी चीजें हो रही हैं। बट अगेन एज एन इन्वेस्टर हमें अपना होराइजन 3 से 5 साल का अगर लेकर के चल रहे हैं, हम उससे ज्यादा का लेकर के चल रहे हैं 10 साल के लिए, तो हमको बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। और ट्रेडर्स के लिए भी मैं बताऊंगा कि ट्रेडर्स को कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करनी चाहिए। तो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ये नीचे अभी स्टॉक मिल रहा है हमें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 4094 का इसने क्लोजिंग दी है, लास्ट क्लोजिंग। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आपको 200 पीरियड एवरेज के नीचे अगर कहीं भी मिल रहा है तो आप सिंपली इसमें आंख बंद करके कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कि मैंने आपको इसके सारी चीजें एनालिसिस करके बता दी हैं। स्टॉक में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस में दिक्कत नहीं। आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक प्राइस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप कंपनी के बिजनेस में आपको अगर फेथ है तो फिर सोचने वाली बात नहीं है, आप सिंपली इसमें अभी स्ट्रेट अवे इन्वेस्ट कर सकते हो। बट बीइंग अ ट्रेडर हमें कहाँ पे इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा सा लाइंस कुछ ड्रॉ करके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बता देता हूँ कि सिंपल रखना है चार्ट को एकदम। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था क्योंकि यहाँ पे इसने
रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिला, यहाँ पे फेस करने को मिला, इसने ब्रेकआउट दिया, वापस से अब सेम लेवल, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल था तो वापस से ये सपोर्ट बन गया, वापस से ये सपोर्ट बन गया सेम लेवल से आकर के 3870 3877 का जो लेवल था, वापस से ये सपोर्ट का एक जोन बन गया, वापस इसने आया यहाँ पे और फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने लगा। सिंपली हमें इतना तो समझ में आ ही रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, तो मैंने अपनी एक पोजीशन यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे भी बनाई थी, एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया, क्योंकि ये अगेन एक यहाँ पे रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। ये मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे इसने फिर ब्रेकआउट होकर ऊपर गया, तो यहाँ पर से लेवल सपोर्ट बन गया, फिर वापस से ये रेजिस्टेंस बन गया, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा और अगर डिस्काउंट पे मिल जाता है, यहाँ के आसपास अगर मिल जाता है, तो आपको स्टॉप लॉस कम रखना पड़ेगा और फिर से आप यहाँ तक का एक टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं अपनी, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कितना का रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ अभी। अगर आप यहाँ पोजीशन बनाते हैं तो आपका टारगेट तो सिंपली यही रहने वाला है, 13% के आसपास, 12-13% के आसपास का आपका टारगेट रहने वाला है। 12% का टारगेट लेकर के चल रहे हैं आप, तो 1:3, तो एटलीस्ट आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे तो 4% का रिस्क मैक्सिमम, मैं इतना भी नहीं कहूँगा, या इतना इतना तक का रिस्क आप रख सकते हैं। 4% का रिस्क मतलब यही आपका 3750 का लेवल आपका आपका रिस्क रहेगा। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इट मीन्स ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट तो यही निकल करके आ जाएगा। उसके बाद टारगेट अगर बात करते हैं तो उसके बाद का टारगेट लेट्स हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्या निकल करके आता है। तो उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो ये बनता है। क्यों बनता है, मैंने आपको बताया कि एक सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस से जब ब्रेक डाउन हुआ तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया, अगेन रेजिस्टेंस लेवल बन गया, तो ये आपका दूसरा जो है आपका टारगेट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप पोजीशन बनाते हैं, अगर यहाँ पे बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टॉप लॉस कम रहेगा। अगर स्टिल आप स्ट्रेट अवे इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, तो आपका छोटा-सा टारगेट, ये एक पहला टारगेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं तो आपको सिंपली ये 8% का रिटर्न यहाँ तक का देखने को मिलेगा, यहाँ पे 15% तक का। उसके बाद जो आपका टारगेट होगा वो थर्ड टारगेट ये सिंपली इस लेवल का होगा, दैट इज 5063 का लेवल, 23% का रिटर्न, और उसके बाद फिर ये टारगेट आपका 32% का रिटर्न सिंपली आपको स्ट्रेट अवे देखने को मिल जाएगा। बट इसका टाइम होराइजन जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो 6 to 9 मंथ आप लेकर के चल सकते हैं, इवन मोर देन 1 ईयर भी लग सकता है। इसमें कोई यहाँ पे डेफिनेट नहीं है मार्केट जब रिकवर करता है, क्योंकि अगर स्लो डाउन एक्चुअल में आ गया, इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि अभी जब भी ये जो करंट अभी सिनेरियो चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का, उससे अगर वापस से नजर हटती है तो गवर्नमेंट ने जो रायता फैलाया है, पूरे दुनिया की गवर्नमेंट ने मनी प्रिंट कर करके, जो इन्फ्लेशन का रेट है वो एक मेजर इशू फोकस में रहने वाला है। इससे पहले भी था, इस इशू से पहले यूएस में जो इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उस वजह से ग्लोबल मार्केट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, और अगेन इंडिया के मार्केट्स भी इम्पैक्ट होने ही वाले हैं। तो जैसे ही इन क्राइसिस से हम उबरेंगे, वो एक इन्फ्लेशन का तलवार हमारे मार्केट्स पे लटक रहा है। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। आप स्ट्रेट अवे इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप इसमें एक बेहतरीन रिटर्न बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। मोर देन 25% का CAGR तो आपको इजीली देखने को मिलेगा। ट्रेडर्स के लिए मैंने बता दिया क्या स्टॉप लॉस रहने वाले हैं और क्या टारगेट रहने वाले हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड प्लीज अगर आप हमारे एफर्ट को अगर आप अक्नॉलेज करना चाहते हैं तो प्लीज 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 आप लाइक को बटन को हिट कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और हमारे चैनल से अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।